नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साहित्य और संवेदना पर चर्चा की थी और कुछ उद्धरणों को जिसमें उपन्यास, नाटक, कहानी का जिक्र किया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रतिस्पर्धा के युग में और हर टॉपिक पे हमको कॉन्शियस रहना है, हर सब्जेक्ट पर। ऐसा नहीं है किसी एक ही पोर्शन को आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप केवल हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, केवल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सबको पढ़ना है आपको, एक टाइम टेबल बनाकर हर चीज़ को मैनेज करना है। और एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। समय का प्रेशर और कंपटीशन की चुनौतियाँ। और एक बार अगर आप प्रिलिम्स से बाहर हो गए तो फिर आपको और प्रेशर बनने लगेगा और हर क्वेश्चन पर आपको संदेह पैदा होने लगेगा, कहीं इसको करें गलत हो गया तो माइनस मार्किंग हो गई। इस तरह से पढ़े रहिए कि माइनस मार्किंग का कोई टेंशन नहीं रहे। और आपका अध्ययन बहुत ही लचकल होना चाहिए। विशेष रूप से हिंदी मीडियम के लोगों को हमेशा पेपर, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जो बुक्स हैं और एनसीईआरटीज हैं उन सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा आपके हर अन्य सब्जेक्टों पर जितनी पकड़ रहेगी उतना ही आपका व्यक्तित्व अप करता है। जब हम लोग कंपटीशन दिया करते थे तो एक हमसे जूनियर एक पांडे जी थे। उनका ये था कि जब वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते थे तो कहते थे कि जो हमने मतलब उसमें अपनी मेरिटोरियस देखते थे। दूसरा कोई क्वालिफाई करके इंटरव्यू हम लोग देते थे तो कहते थे कि इनका लाट में पड़ा है। स्लॉट चलता था हम लोग समय में, जो ज़्यादा लोग मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाते थे, पोस्ट ज़्यादा रहते थे तो ज़्यादा एग्जामिनर की जरूरत पड़ती थी, तो कुछ एग्जामिनर ऐसे थे जो ज़्यादा अंक देते थे। ऐसा लोगों को कहना रहता है कि जो दूसरा कोई अंक पाता था तो कहते थे कि स्लॉट में पड़ा है। पांडे जी मध्य प्रदेश में जीएसटी अफसर हैं। एक बार यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देने गए, प्रोविंशियल सिविल सर्विस का। इलाहाबाद के रहने वाले थे, हड़िया के। बीएस बेदी साहब का इंटरव्यू मेंबर थे, बीएस बेदी साहब, उनका भोट में उनका इंटरव्यू पड़ा। वो आईपीएस डीजीपी से रिटायर हुए थे, बीएस बेदी। बीएस बेदी साहब की बोर्ड पड़ा तो उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आप हड़िया से आ रहे हैं तो आपको रास्ते में कौन कौन से लैंडस्केप पड़े। पांडे जी यद्यप लैंडस्केप का अर्थ न समझकर भी उन्होंने रिप्लाई किया। होता है कि हिंदी मीडियम बेल्ट के रहने वाले लोगों को इतनी इंग्लिश वीक होती है कि वो अन्य सब्जेक्ट जो है कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते। लैंडस्केप न जानना मतलब बहुत बड़ी उनके लिए ट्रेजेडी थी। और उनको 200 अंकों में 73 मार्क्स दिए, 73 मार्क्स दिए केवल।
बोर्ड बहुत ही ज़्यादा नाराज हुई। फर्स्टली, you have no knowledge about the landscape. Secondly, you are replying this question. तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि कोई ऐसा टर्मोलॉजी न आए जो जिसका अगर कभी हिंदी मीडियम में प्रयोग न हो रहा हो, और आपको इंटरव्यू बोर्ड में कभी आपको ऐसे टर्मोलॉजी का प्रयोग हो, तो आपको हर क्षेत्र के बारे में आपका अध्ययन होगा, तो आप उस टर्मोलॉजी से रूबरू होंगे। आज हम थोड़ा सा इसलिए जिक्र करते हैं नए प्रौद्योगिकी छात्रों के लिए कि हिस्ट्री और जियोग्राफी ऐसे दो सेक्टर हैं जीएस के जहाँ जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, जिसमें कोई कंटेम्प्रेरी चीज नहीं आनी है। इसलिए इसमें आपको आसानी से 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, और उधर जीएस सेकंड पेपर में आपकी अच्छी तैयारी रहेगी। इस तरह से आपको अच्छी तैयारी के लिए आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है आप विशेष अध्ययन करते रहिए। इसके लिए हमने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री में मैंने गाइड करने के लिए कि आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए किया है। पिछले वीडियोज में हमने आपको एक संक्षिप्त में अपने एक इंडिकेशन किया था कि कैसे शाहजहां के उत्तराधिकार के बाद भारत के इतिहास आगे बढ़ता है, और आकर 1765 तक इलाहाबाद की संघ तक मैंने बनाया। आज बाबर से लेकर शाहजहां तक के मुगल साम्राज्य की और तत्कालीन भारतीय इतिहास की संक्षिप्त चर्चा करते हैं, और इसके साथ में ही साहित्य और संवेदना विषय को भी लेकर चलते हैं, क्योंकि संवेदना ही हर जगह है जहां आपको आपको वो कोई चीज लिखने की जो है आपको एनर्जी देती है। संवेदना आपके व्यक्तित्व को अप करती है। इसके लिए आपको लिटरेरी रहना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक लिटरेचर होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक फिलॉसफी होती है। हमें सब्जेक्ट से हटकर उसके फिलॉसफी तक जाना है, उसके लिटरेचर तक जाना है। बाबर उज्बेकिस्तान के फरगाना में पैदा हुआ, और 1694 में 1494 में 1949 को फरगाना का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। उज्बेकिस्तान में पड़ता है फरगाना की घाटी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये सब सोवियत संघ के पार्ट हुआ करते थे, इस समय इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो 11 या 12 साल की अवस्था में फरगाना का उत्तराधिकारी घोषित होता है, परंतु उज्बेक मंगोलों के बराबर लगातार कंटिन्यू आक्रमण के कारण बाबर दरबदर हो गया। उसने कई प्रयास किया और आकर 1504 में काबुल यानी हिंदुस्तान की तरफ उसने रुख किया। वहां की अशांति, अव्यवस्था और वर्चस्व की लड़ाई में उसे हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा सेव दिखा, और 1504 में आक्रमण करके काबुल को अपने कब्जे में कर लेता है। काबुल के बाद 1507 को कांधार जीतता है। कांधार में पातशाह की बात करता है। 1500
18 में खतौली की लड़ाई लड़ता है और इब्राहिम लोदी के गवर्नर को परास्त कर देता है। उसके बाद 1519 में भेड़ा का युद्ध और गंगरोन का युद्ध लड़ता है। भेड़ा का युद्ध पंजाब में पड़ता है भेड़ा, और पंजाब के गवर्नर को परास्त कर लाहौर पर कब्जा कर लेता है। इतिहास में बताते हैं कि लोदी के गवर्नर पंजाब के गवर्नर ने बाबर को इनवाइट किया था, दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। 1520 और 30 का समय जो है गुरु नानक का भी था। गुरु नानक ने अपने रचनाओं में तत्कालीन समाज राजनीति की चर्चा किया है, जिसमें बाबर के बारे में भी लिखा है। बाबर के आक्रमण के समय हिंदुस्तान की स्थिति थी। बाबर ने अपने तुझ के बाबरी में लिखा है, उसमें मध्य एशिया का एकमात्र लिखित इतिहास था जिसके आधार पर हमको जानकारी प्राप्त होती है। लिखा कि 5 कुल 7 राज्य थे, 2 में काफिर, 5 में मुसलमान शासन करते थे। और 5 जो मुस्लिम शासन थे और 2 हिंदू, 2 हिंदुओं में विजयनगर और मेवाड़। 5 मुस्लिमों में लोधी, इब्राहिम लोधी, मालवा और गुजरात, बिहार जिसमें जौनपुर तक का शासन स्वतंत्र हो चुका था लोधियों के साम्राज्य से, और बंगाल। मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत से लगातार संघर्ष चलते थे। और उधर बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के जो लोधियों के साम्राज्य की सीमाएं थी संकुचित हो गई और बहुत से भागों पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। 1519 में गंगरोन के युद्ध में मालवा, गुजरात और लोधियों की संयुक्त सेना को राणा सांगा ने हरा दिया। एक बड़ा युद्ध था और मालवा और गुजरात के कई क्षेत्रों पर राणा सांगा
कब्जा हो गया। राणा सांगा की तरफ से चंदेरी की मेदिनी राय युद्ध में भाग लिए थे, इसलिए उस जीते हुए क्षेत्र को मेदिनी राय के नेतृत्व में दे दिया गया और पूरे मालवा पर मेदिनी राय का शासन रहा। पानीपत, इस युद्ध के बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, उसमें मेवाड़ के राणा सांगा और अन्य शक्तियां तटस्थ रही। सीधे लोधियों से और मुगलों से सीधे मुकाबला हुआ, जिसमें बाबर की विजय होती है। बाबर की विजय का दो कारण था। पहला, उज्बेकिस्तान का यूरोप से जुड़ा होना, टर्की जैसे यूरोपीय देश से कनेक्टिविटी और बारूद और तोपों से उनका परिचय होना। अपने साथ बारूद और तोपें लेके आए थे और उस क्षेत्र के युद्ध पद्धति को हिलाया था, जिसमें तुलगमा पद्धति और उस्मानी विधि, उस्मानी विधि रूमी शासक से सीखी थी, तुलगमा पद्धति उज्बेक मंगोलों से ली थी। तुलगमा पद्धति एक डिवीजन आर्मी इन यूनिट्स था। आर्मी को कई यूनिट में डिवाइड कर देना, एंड यूज टू देम टू सराउंड द एनिमी फ्रॉम ऑल साइड। सारे क्षेत्रों से दुश्मन की सेना को घेर लेना। दैट इज द कॉल तुलगमा पद्धति। उस्मानी विधि का प्रयोग भी पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। उस्मानी विधि है कि दो गाड़ियों के बीच एक जगह छोड़ दी जाती थी। घोड़ा बैलगाड़ी आगे आगे चलते थे। दो बैलगाड़ियों के बीच में जो जगह छोड़ दी जाती थी, उसमें तोपें रखी जाती थी। इस पद्धति का यूज उस्मानियों ने सफी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ युद्ध में किया था। दो तोपची आए थे इनके साथ में इस युद्ध में, उस्ताद अली और मुस्तफा तोपची, तुर्की से आए थे। मतलब तकनीकी रूप से बहुत मजबूत स्थिति में थे। और जब कोई नई तकनीक का प्रयोग होता है और दूसरी जो अपोजिट साइड के आदमी या उसके जो लोग हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो घबराहट सी हो जाती। हाथी और घोड़े बारूद और तोपों के सामने रुक नहीं पाते थे, अपनी ही सेना के खिलाफ बगावत कर जाते थे। बाबर ने पानीपत की विजय में काबुल के निवासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे, ऐसा इतिहास में आता है, और कलंदर की उपाधि धारण की। काबुल में चांदी के सिक्के जो चढ़वाए, उसमें उसे उसका नाम था शाहरुख, तथा कंधार में जो सिक्के चढ़वाए उसका नाम था बाबरी।
एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम, दूसरी ओर बाबर का नाम उस पर अंकित हुआ था। बाबर दिल्ली का बादशाह लोदियों को पदच्युत करके बन जाता है। फिर अगला मुकाबला उसका भी मेवाड़ से होना है। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। पूरी राजपूत संघ के साथ बाबर का सामना होता है। राणा सांगा के साथ हसन मेवाती, महमूद लोदी और आलम खान तथा मेदिनी राय थे। बाबर ने जिहाद की घोषणा किया और मुसलमानों पर से जो कर लगाया गया था तमगा हटवाकर उस समय उपस्थित सारे इस्लाम अनुयायियों को आकर्षित करने का प्रयास किया कि युद्ध में मदद करे। एक घबराहट थी इतनी बड़े संघ को देखकर। इस खानवा के युद्ध में राणा सागा ने पाती पेरवल ने प्रथा चलाई। एक सुरक्षित सेना की टुकड़ी रखी गई। परंतु राणा सांगा पराजित होते हैं और बाबर ने इस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है, जो धार्मिक और सैनिक उपाधि होती थी। मई 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। बंगाल बिहार की संयुक्त अफगान सेनाओं को परास्त कर देता है, जिसका नेतृत्व महमूद लोदी करता था। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे काबुल में दफनाया जाता है। तुझके बाबरी उसकी आत्मकथा में जो एशिया का पाया जाने वाला प्रथम ग्रंथ कहा गया है। उसने एक पद्य शैली भी शुरू की थी, मुबैयन, और एक खते बाबरी के नाम से जाना था। रिसाले उसद जो है खते बाबरी, एक संग्रह था खत का, जो उस समय साहित्यिक उन्नति को दर्शाता है। इस तरह से बाबर का हिंदुस्तान पर आक्रमण होता है। अब देखना है कि बाबर के आक्रमण के समय हिंदुस्तान की पोजीशन क्या थी। उत्तरी भारत में अफगान लोदी, दक्षिणी भारत में बहमनी और विजयनगर, गुजरात मालवा, पश्चिमी भारत मेवाड़ राणा सांगा के साथ, और पूरब में बंगाल और बिहार भी लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। इन स्थितियों में बाबर का आक्रमण होता है। दिल्ली में 1451 से 1489 तक अफगान रॉयल फैमिली सत्ता में थी, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी सैयद में सैयद वंश के शासनकाल में सरहिंद का गवर्नर था। सरहिंद पंजाब और सिंध मिला के सरहिंद का एक प्रांत था, जिसका शासन लाहौर से होता था। तो बहलोल लोदी लाहौर से सत्ता चलाता था और बाद में सैयद वंश के कमजोर शासक अलाउद्दीन आलम शाह को
पदच्युत कर दिल्ली की सत्ता में बैठता है 1451 और मालवा और जौनपुर को अपनी सत्ता में मिलाता है। सबसे ज्यादा समय तक लोदियों में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले बहलोल लोदी थे। जौनपुर के सरकी शासकों को हराकर जौनपुर में अपनी सत्ता की स्थापना की और मालवा में हराया और मालवा को लोदी साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद सिकंदर लोदी आते हैं 1489 से 1504। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा बसाया था। गजे सिकंदरी मेजरमेंट ऑफ द लैंड के लिए गजे सिकंदरी की एक परिकल्पना की थी। एक गजे सिकंदरी 30 इंच के होते थे। शायद हिंदुस्तान में राजस्व व्यवस्था को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद साहित्य और व्यापार में भी सिकंदर लोदी के कार्यकाल में बहुत काम हुए। उसने एक पर्शियन कविता लिखता था गुल रुखी, और कोई इसके अतिरिक्त कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कार्य कर पाया। अपितु जो है इसके कार्य व्यवहार से जो अफगान सरदार थे नोबेल, जिनके साथ बहलोल लोदी बराबर का व्यवहार करता था, उसके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, चटाई बिछाकर बैठता था उनके साथ जमीन पर। उनके साथ जो व्यवहार करने लगा, उनकी हत्या कराने लगा। और ये स्थिति जो है इब्राहिम लोदी तक चली, जिसके कारण लोदी वंश का पतन हो गया। सारे राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इसी दौरान बाबर का आक्रमण होता है और इब्राहिम लोदी के शासनकाल में पंजाब, लाहौर, दीपालपुर, दोआब, ग्वालियर, जौनपुर, तिरहुत और बिहार, बहुत छोटा उत्तरी भारत का क्षेत्र था, बहुत बड़ा नहीं था। लाहौर से लेकर बिहार के पूर्वी छोर तक, वर्तमान बिहार के पूर्वी छोर तक एक तरह से महानंदा जहाँ नदी निकलती है उसी के सीमा तक लोदियों का शासन था। इसके अतिरिक्त गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल, मेवाड़, विजयनगर बाबर के समय के राज्य थे। गुजरात के महमूद बेगड़ा, बहादुर शाह मोहम्मद शाह सकन, मालवा के महमूद खिलजी, मेदिनी राय, बंगाल जौनपुर में नासिर खां, बिहार में दुरिया खान लोहानी, बहार खान लोहानी इनका राज्य था। बहमनी साम्राज्य 1527 में आकर विजयनगर से लड़ता हुआ स्वतंत्र हो जाता है, 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और भीतर 1527 तक आते आते बाबर के दिल्ली में स्थापित होते होते बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो जाते हैं। अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही और बरार में
इमाद शाही और बीदर में बरीश शाही। पहला स्वतंत्र होने वाला राज्य बहमनी का बरार था। बरार बरार के इमाद शाही। काश्मीर में जैनुल अबादीन 1470 के आसपास से शासन शुरू किया था, वो भी स्वतंत्र थे। अब आते हैं विजयनगर। विजयनगर 1336 से 1565 तक। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में बहमनी से स्वतंत्र हुए 5 राज्यों की संयुक्त सेना से परास्त हो गया और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर 1336 से 1356 तक हरिहर फर्स्ट का शासन था। हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। होयसल राजा बीरबललाल तृतीय के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था। होयसलों का देवगिरी के यादवों से और मदुरई के पांड्यों से संघर्ष होता था। होयसल उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलाकर होयसल साम्राज्य था, जो द्वार समुद्र से शासन किया जाता था। हरिहर और बुक्का काकतीय राजवंश के सामंत थे और काम्पली के मंत्री थे। काम्पली के पतन के बाद होयसल साम्राज्य की स्थापना होती। इसका स्थान अभी हमने बताया कि उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक का पूरा ये होयसल और काम्बली का साम्राज्य होता था। काम्बली के मंत्री थे और काकतीय राजवंश के सामंत थे। पहला साम्राज्य विजयनगर का संगम वंश के नाम से जाना जाता था। 1336 से 1356 हरिहर प्रथम स्वरीप कहा जाता था शासन को। काबंबा शैली जो कंस्ट्रक्शन का जो बुनियादी ढांचा था, उसको काबंबा शैली की शुरुआत किया हरिहर प्रथम के काल में। फिर बुक्का प्रथम आते हैं 1356 से 1377। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड, कालीकट सबको मिलाकर एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती। दक्षिणी भारत पूरी तरह से था। कुछ पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर पश्चिमी घाट के उत्तरी छोर जो है, उत्तरी एरिया जो है, वो दिल्ली सल्तनत के अधीन थी, जिसमें दौलताबाद पड़ता है। संगम वंश के बाद विजयनगर में सुरु वंश आता है। सुरु वंश 1485 से 1505 तक सत्ता में रहते। नरसिंह देव राय एक सफल शासक रहे सुरु वंश के। फिर तुरु वंश आता है
वीर नरसिंह राय और सबसे वीर और बहादुर शासक कृष्णदेव राय थे। 1509 से 1565 तक तुर्क वंश का शासन था। 1565 में अरविंद वंश आया। अरविंद वंश के राजा आलिया रामराज तालीकोटा के युद्ध में परास्त होता है। तुर्क वंश के राजा कृष्णदेव राय सबसे प्रतिभाशाली योग्य शासक थे। उनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री आए। अभी पूछा था सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यूपीएससी के कि पुर्तगाली सबसे पहले किसके शासनकाल में आए, तो आया था कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में। डोमिजो पेस पुर्तगाली यात्री आया था और ईरान के अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपनी संस्मरण में लिखा है। विजयनगर की शासन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही आधुनिकता की तरफ इंगित करती है। एक प्रांतीय शासन व्यवस्था चलाई, देश को कई प्रांतों में अपने बांटा, जिसको नयनकारी व्यवस्था कहा जाता है। और वेतन के जगह पर जमीनें दी, जमीनों के राजस्व से उनका वेतन दिया जाता था। प्रांत के अधीन जिले होते थे। बाटुस गांव मेला ग्राम जो है स्वतंत्र थे और अनुवांशिक थे। सैन्य प्रमुख को नायक कहा जाता था। भाषा संस्कृत काफी विकसित थी। भाषा में संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु की ये सब भाषाएं विकसित भाषाएं थी। इसमें साहित्य रचनाएं को प्रसिद्ध दिया गया, इसके विकास के लिए कार्य किया गया। मंदिर और स्थापत्य पर भी बहुत कार्य हुआ विजयनगर में। गोपुरम जैसे जो है का प्रचलन बढ़ा। स्तंभ युक्त मंडप, दीवारों पर रामायण और महाभारत के संबंधित चित्र उकेरे गए। भरतनाट्यम जैसे नृत्य को प्रोत्साहित किया गया। यक्षगान जैसे नाटक को प्रसिद्ध दिया गया। इस तरह से कुल कला, संस्कृत, राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में विजयनगर ने काफी उन्नत की। अंततः विजयनगर का पतन होता है। इस तरह से बाबर के बाद कि हिंदुस्तान का संक्षिप्त चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि बाबर का कैसे, एक आपको मैप में, मानचित्र में आपको देखना भी है कि कैसे जो है शासन सत्ता, कैसे जो है कैसे लोग मतलब हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं, कैसे इनकी एंट्री होती है हिंदुस्तान में, कैसे जो है एक मैप दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको तत्कालीन भारत का जो है आपको जानकारी हो जाए कैसे था उस समय हिंदुस्तान का चित्र कैसे था। हिंदुस्तान का चित्र कैसे था। और देखिए एक हिंदुस्तान का एक फोटो है, एक देखिए आप देख रहे हैं। मतलब जब बाबर का आक्रमण हुआ था तो होयसल साम्राज्य देखिए हिंदुस्तान के दक्षिणी भारत में पश्चिम में है। 1400 ईस्वी तक यहाँ शासन हुआ। उसके नीचे कालीकट है। कालीकट भी अलग देश था। उसके बगल दाहिने साइड में पांड्या राज्य था। उसके उत्तर में काकतीय वंश थे।
काकतीय, होयसल और पांड्या और कालीकट को मिलाकर सबको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये सब देख लीजिए, पूरे क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य में थे। ये विजयनगर है, ये विजयनगर है। और यह जो है काकतीय, होयसल, पांड्या और कालीकट का है। ये उसी समय का है जिस समय बाबर का आक्रमण होता है। उस समय ये पोजीशन विजयनगर साम्राज्य में सारे ये राजवंश जो 1200-1400 के बीच में राजवंश पल्लवित पुष्पित हो रहे थे, काकतीय वंश, होयसल वंश और पांड्या, इस सब का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 और बहमनी साम्राज्य 1347 से 1518। ये विजयनगर साम्राज्य के उत्तर, ये आपको देखिए हरे हरे उससे जो है गाइडेड किए गए हैं। 1527 के पहले, बाबर के पानीपत की लड़ाई के पहले, बहमनी जो है इसमें 5 राज्य बन जाते हैं। 5 राज्यों को देखिए, ये 5 राज्य हैं। 5 राज्य जो है ये आपको दिखाए गए हैं, जिसमें नंबर 1 जहां लिखा है वो अहमदनगर के निजाम शाही है। नंबर 2 बीजापुर के आदिल शाही है। नंबर 5 बीदर के बरीद शाही हैं। नंबर 3 गोलकुंडा का कुतुब शाही। और नंबर 4 पर जो है बरार के इमाद शाही। ये 5 स्वतंत्र देश बनते हैं, स्वतंत्र राज्य बनते हैं। इंडिपेंडेंट जो है इनकी सॉवरेनिटी होती है बहमनी साम्राज्य के स्थान पर। और ऊपर लोदियों का साम्राज्य है, जो महानंदा नदी के पूर्वी छोर तक, इसका महानंदा नदी के ही पास पर खत्म होती है, जहाँ गंगा जी से महानंदा मिलती है। अब आते हैं, देखते हैं कि जो है काबुल कैसे जो है बाबर का देखिए। बाबर उज्बेकिस्तान, ये है, ये उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान ये जो है आपको दिखाया जा रहा है। उज्बेकिस्तान ये आपको इस इंडिया में देखिए, उज्बेकिस्तान के जो है ये रूस का पार्ट हुआ करता था। फरगाना ये जो हरे से लिखा गया है बाएं साइड में ऊपर, उज्बेकिस्तान फरगाना। फरगाना से बाबर चलता है काबुल, काबुल से मुल्तान जीतता है, फिर लाहौर, लाहौर लाहौर से जीतता हुआ सिंध नदी पार करता हुआ पानीपत के मैदान में आता है। लोदियों का साम्राज्य जो है लाहौर, काबुल के पूर्वी से शुरू होता है, ग्वालियर के दक्षिणी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़ा हुआ। ये इनका लोदियों का उस समय साम्राज्य था, 1527 का, 26 का। इस तरह से आप देख रहे हैं कि महानंदा नदी एकदम पूर्वी भाग है लोदियों का। ये लोदियों का साम्राज्य था। और ये विजयनगर का साम्राज्य है। ऊपर बहमनी है जो 5 राज्यों में विभाजित हुआ है। कुल स्थिति यही है कि जो है हिंदुस्तान की स्थिति है कि बाबर के समय हिंदुस्तान जो है की पोजीशन क्या थी, मैंने आपको आज बताया। अब बाबर के बाद के बारे में अगली वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे सब विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।